ठीक है। अच्छा, तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? जो लास्ट केसेस हमने सारे ये पढ़े थे कि अगर मेरा आंसर इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर जीरो और वन के दरमियान होगा तो क्या होगा? रिलेटिवली। और अगर आंसर इज इक्वल टू वन होगा तो क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसी तरह अगर आंसर वन और इन्फिनिटी के दरमियान है तो रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर इन्फिनिटी तो क्या होगा? शाबाश, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी। फिर हमने अगली बात ये पढ़ी, इलास्टिसिटी का बढ़ने का मतलब क्या? रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस बढ़ रहा है। अब ये जो केसेस किए ना, पांचों केसेस को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि जब आंसर मेरा जीरो आ रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। जब आंसर जीरो आ रहा है तो यहाँ लिख लिया पी डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आंसर जीरो आ रहा है, ये क्या है? डिमांड। शाबाश, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये वाला केस आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पे। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बार बार इसलिए लिखा है ताकि लिख लिख के याद हो जाए। क्या फॉर्मूला लिखा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वही फॉर्मूला जो ऊपर से आप पढ़ते आए, कोई नई बात नहीं। अब ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी डिमांड, जब आंसर मेरा जीरो आ रहा है ना, जीरो, मैंने आपको वही बात बताई, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया शायद, तो क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांड लिखा है इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही चेंज इन प्राइस। ये कब होता है? ये होता है जब ऐसा केस होता है, लाइफ सेविंग ड्रग, एक आदमी मर रहा है, अल्लाह ना करे, अब उसको 4 लाख की दवा लगानी है जो कि 8 लाख की होगी, तो अब ये तो नहीं कोई बोलेगा भाई मर जा, कोई बात नहीं, भाई आप लगाओगे दवा जाकर। तो क्या होगा? आप कोई चेंज नहीं ला रहे, डॉक्टर ने कह दिया भाई ये मेडिसिन 3 चाहिए तो आप 3 लेकर आओगे, 8-8 लाख। ठीक है, अब आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे कि यार महंगी होगा तो चलो डॉक्टर साहब 2 खिला दो यार, ठीक है कोई मसला नहीं। नहीं भाई, आप पूरी कोशिश करोगे बंदा बचाना है तो आप जो है उसको क्या कर रहे होंगे? आप पूरी की पूरी मेडिसिन ले रहे हैं, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे अपनी क्वांटिटी डिमांड को बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस। और इसी तरह अगर वो लाइफ सेविंग ड्रग जो 8 लाख की थी वो 10,000 की मिलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा कि आप खरीद खरीद के अपने पास रखना शुरू कर दो। भाई आपको जब जरूरत होगी जब आप इस्तेमाल करो। तो देखो इस केस में हमारे पास जो डिमांड कर्व बनता है ना, बिल्कुल आई की तरह इस तरह बनता है, इतने लाख से देख रहे हो। अभी हमने डिमांड कर्व कैसे कैसे देखे थे, ये देखो ऊपर, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये देखो ऐसे डिमांड कर्व देखे थे हमने, ऐसा डिमांड कर्व देखा था, ऐसा देखा था। अब देखो, अब मेरे पास डिमांड कर्व कैसे बन रहा है? बिल्कुल परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कर्व ये मेरे पास बन रहा है डिमांड कर्व। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर पहले मेरी प्राइस थी पी नॉट, ये देखो सप्लाई कर से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था। अब सप्लाई पीछे चली गई, किसी भी वजह से पीछे चली गई, ये हम उसमें नहीं जा रहे, प्राइस बढ़ गई पी नॉट से पी वन। और देखो क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा, पी नॉट पे भी क्यू नॉट क्वांटिटी जा रही थी, पी वन पे भी क्यू नॉट क्वांटिटी जा रही है। वही मैंने बताया ना, लाइफ सेविंग ड्रग है, आपको चाहिए चाहिए लाजमी। तो आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, प्राइस जितनी भी बढ़ती चली जाए आप वही क्वांटिटी खरीद रहे हो। मेडिसिन, हाँ, जैसे उसकी एग्जांपल है लाइफ सेविंग ड्रग। हमने कहा सप्लाई कम हो गई, क्यों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि रीजन लिख लिया, सप्लाई का शिफ्ट टू द लेफ्ट हो गया, और कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं, आपने यही प्रोडक्ट लेनी है तो आप क्या करेंगे? उतनी क्वांटिटी ले गए। तो पहला केस क्या आ गया कि जब हमारे पास परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड थी, पी डी इज इक्वल टू जीरो थी, उसका हमने ये केस दिख लिया कि उसमें डिमांड का कैसे बन रहा है। क्लियर हो गया पहला। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक है, उसमें आंसर जीरो और वन के दरमियान होगा। सही है, शाबाश। अब देखो यही बात लिखी है, पीडी का आंसर, आंसर जो होगा वो वन से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। ठीक है ना, मैथ्स की जबान में लिखा हुआ है, इसको आप अपनी आसान सी जबान में ले लो कि जीरो और वन के दरमियान आंसर होगा। तो क्या क्या होगी इलास्टिसिटी हमारी? रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। शाबाश। अब देखो फॉर्मूला दोबारा लिखा हुआ है, फॉर्मूला पढ़ लो, क्या है? पी डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब देखो इस केस में वो क्या बता रहा है, कह रहा है जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा ना, वो लेस देन होगा, लेस देन, साइन मैथ्स में, लेस देन होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, प्राइस में जितना चेंज आएगा उससे कम आएगा क्वांटिटी डिमांड में। वही बात बताई कि आपको 2 लगाए जैद ने, आपने 1 लगा दिया, कम रिस्पॉन्स किया, कम रिस्पॉन्स किया, तो क्या लिखा है? क्वांटिटी डिमांड इज नॉट सो रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ा दी, क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड तो कर रही लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर रही टू चेंज इन प्राइस। ये कब होता है? जब आप ब्रांड लॉयल होते हैं। जैसे बोले टी लवर है, नॉट शिफ्टिंग टू कॉफी, कॉफी, टी महंगी होती जा रही है, नहीं भाई आदत है, पान खाने की आदत है, तो प्राइस बढ़े जा रही है, खा रहा है,
समझ गए, सिगरेट पीने की आदत है, प्राइस बढ़े जा रही है यार, क्या करें भाई लेकिन इसको। थोड़ा कम था। कम, थोड़ा सा कम कर रहा है, ज्यादा कम नहीं कर रहा, बहुत थोड़ा सा कम कर रहा है। बिल्कुल भी उतना नहीं कर रहा, मतलब एक आदमी 10 12 सिगरेट पीता था, 10 पर आ गया, प्राइस डबल हो गई, 10 पर आ गया, 9 पर आ गया। अब हालांकि उसको क्वांटिटी भी आधी करनी चाहिए थी, क्वांटिटी आधी नहीं कर रहा। ठीक है। इस केस में कैसा डिमांड कर बनता है, देखो उस केस में बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड करता ही हूँ। अब ऐसा ऐसा थोड़ा सा टिल्ट हो गया ऐसे करके, ये देखो सामने नजर भी आ रहा है डायग्राम में। ये डिमांड कर्व है, देखो परफेक्टली इनइलास्टिक कैसा था, डिमांड कर्व ऐसा था। और ये देखो ये थोड़ा सा टिल्ट करके मेरे पास आ रहा है डिमांड कर्व, थोड़ा सा समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बता रहा है, ये देखो आपके सामने नजर आ रहा होगा, जब पी नॉट मेरी प्राइस थी तो क्वांटिटी क्यू नॉट आ गई। अब प्राइस P1 हो गई, देख लो कितना बड़ा फर्क आ गया, 20% से मैंने एक डमी नंबर ले लिया कि 20% से मेरा प्राइस में राइज आ रहा है। लेकिन अब देखो कि क्वांटिटी कितनी आ रही, क्यू है, क्वांटिटी में कितना चेंज दिखा रहा हूँ, 10%, मतलब 20% से प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड में 10% चेंज आया, कम से आया। मतलब सिगरेट में भी उसको चाहिए था 20% से लेकर आता, या उससे ज्यादा से, नहीं भाई, उससे कम से लेकर आया तो नॉट रिस्पॉन्स है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ये कब होगा, जब आप ब्रांड लॉयल होते हैं, आपने कहा नहीं यार नाइकी से ही ले रहे हैं, या आप हैबिट फॉर्मिंग गुड होगी आपका, मतलब आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपने कहा भाई चाहिए मुझे, मैं क्या करूँ। ठीक है, ये बात है। अब देखो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर आता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आता है। क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आ रहा था, -10, ठीक है, -10 ऊपर लिख दिया। प्राइस में कितना चेंज आ रहा था, 20% नीचे लिख दिया, आंसर मेरे पास आ गया नेगेटिव। ये मैंने आपको बात बताई भी, जो साइन होता है ना वो रिलेशनशिप बताता है। जैसे प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स हमने शुरू में पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, तो इसका हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ेगी दूसरा कम होगा। और ये जो वैल्यू है ये मुझे इलास्टिसिटी के बारे में बताती है। अब 0.5 देखो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो हमने ये बात पढ़ी हुई कि जब मेरा आंसर आए 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनलास्टिक। ये केस आ गया, देखो आंसर 0.5 आ, 0.6, 0.7, 0.8, 0.85, 0.88, 0.90, 0.92, कुछ भी आता रहे, 1 से छोटा छोटा 0 से बड़ा, सारा रिलेटिव। तो कम हुआ है, ये तो लॉस हो गया। लॉस, लॉस तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, वो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके, अभी हम सिर्फ क्वांटिटी देख रहे हैं। ये तो हम सेलिंग प्राइस से जब देखेंगे तो फिर पता चलेगा टोटल क्या हो रहा है। ठीक है। तीसरा हमारे पास केस आ गया, देखो हमने ये ऊपर पढ़ा था, ये ये हो गया पहला परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली। अब यूनिटरी इलास्टिक, उसमें हमने क्या बोला था, सेम रिस्पॉन्स आएगा, सेम जितने से प्राइस चेंज हो रही है उतने ही परसेंट से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही होगी। तो अब देखो मैं नीचे आ रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लिखा हुआ है, पीडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यहाँ भी बात, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बराबर होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बात तो मैंने कही कि भाई ये दोनों आपस में बराबर है। अच्छा, अब क्या हुआ, उन्होंने ये बात बता दी, देखो जब मेरी थी प्राइस P0 तो मैं Q0 क्वांटिटी बेच रहा था। अब प्राइस गिर गई किसी भी वजह से, P1 पर आ गया, जब प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, हमने बात पढ़ी हुई। देखो प्राइस गिर गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, Q1 पर में आ गई, देख रहे हो ये गिर गया 10% से, और ये 10% से राइज। समझ रहे हो अब बात, तो क्या होता है कि जितना परसेंट प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गया। तो जो रेवेन्यू मुझे P0 मल्टीप्लाई बाई Q0 से मिल रहा था, वही P1 मल्टीप्लाई बाई Q1 से मिल रहा होगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास क्या होता है, जो चेंज आता है इक्वल आता है लेकिन ऑपोजिट चेंज आता है, इन क्वांटिटी टू वो चेंज होता है, मतलब। यानी अगर एक एक 1 रुपया है, तो एक ही आएगी उसमें, एक क्वांटिटी आएगी। नहीं, एक क्वांटिटी नहीं, मतलब अगर किसी चीज की प्राइस में 10% से चेंज आ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में भी उतने परसेंट से चेंज आ रहा होगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला नीचे 10 10 हो गया था, तो ऊपर भी 10 लिख दिया, नीचे भी 10 लिख दिया, क्वांटिटी डिमांड भी उतनी है, प्राइस भी इतनी, आंसर नेगेटिव बना। नेगेटिव मैंने आपको बताया है, क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है, और वैल्यू आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। तो ये क्या आंसर बना रहा है, हमने पढ़ा है, जब आंसर बनाता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, जब आंसर, रिलेटिवली यूनिटरी। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है भाई। अच्छा, इस कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी याद है। ठीक है, ये कहानी है। चौथा केस, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक क्या है, देखो अभी हमने ऊपर ऊपर ये बात पढ़ी, हाँ ऊपर ये बात पढ़ी थी, इधर ही आ गया, 1 से बढ़ाओ
ठीक है। क्लास में नहीं बनी। तो हमने यही बात की, अब इस केस में आ रहे हैं, अब यहाँ पर आ रहे हैं रिलेटिवली इलास्टिक वाले केस में। ये तीन केसेस डिस्कस हो गए, अब रिलेटिवली इलास्टिक। देखो परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर बिल्कुल इस तरह पर सामने नजर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता जब रिलेटिवली इन इलास्टिक हुए थोड़ा सा यूं हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ। अब देखो डिमांड कर और यूं होगी, देखो यूं से शुरू हुआ, यूं 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 होते होते यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या हुआ हमारे पास, रिलेटिवली इलास्टिक का केस है। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या है कि जब मेरा आंसर वन से बड़ा होगा लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा, वन से बड़ा होगा। तो अब आप देखो पीटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, पीडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप आगे देखो यहाँ पर क्या होता है, जो क्वांटिटी डिमांड है ना, परसेंट जो क्वांटिटी डिमांड वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, तो इसका आंसर बड़ा आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस छोटा होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सही है। अब आप देखो क्या करें, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है प्राइस के मुकाबले में। और आप ये देखो डायग्राम नीचे बनी हुई है हमारे पास, डिमांड कर यू शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है, देखो यूं होता जा रहा है, यू था होता है यूनियन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी इलास्टिक का था, फिर क्या हो रहा है रिलेटिवली इलास्टिक, जो यूं आ रहा था वो कौन सा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी इलास्टिक था। ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो गया आपके पास, ये देखो, अब देखो प्राइस मेरे पास पहले पी नॉट थी, क्यू नॉट क्वांटिटी जा रही थी, अब प्राइस पी वन हो गई, गिर गई, प्राइस गिर गई तो डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ये देखो बढ़ गई, देख रहे हो। लेकिन आप प्राइस में फर्क देखो कितना थोड़ा सा आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में फर्क देखो कितना ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि लेट्स सपोज ये -10 आ रहा है, ये +40 आ रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर आता है, जैसे आपने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है। ये देखो ऊपर आ गया +40, ये -10 नीचे आ गया, -4 आंसर आ गया। नेगेटिव साइन किस बारे में बता रहा है, रिलेशनशिप, किस किस दो चीजों का रिलेशनशिप बता रहा है, प्राइस और क्वांटिटी का, इन दोनों का रिलेशनशिप बता रहा है, और ये रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, नेगेटिव में आंसर आएगा। और वैल्यू क्या बताती है, अबाउट दी इलास्टिसिटी, 4 1 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ा 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, तो आंसर हमारे पास रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक। सही है भाई। परफेक्टली जो होता है वो टू के बाद शुरू होता है। परफेक्टली इन्फिनिटी होता है, बता रहा हूँ। 4 केसेस हो गए, आखिरी केस है परफेक्टली इलास्टिक दोनों। आखिरी केस क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। कौन कौन से केस हो गए, नंबर 1 परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, डिमांड ये वाला हो गया, फिर हमने ये पढ़ लिया, रिलेटिवली इलास्टिक। थोड़ा सा यूं हुआ था, फिर यूनिटरी इलास्टिक का तो यूं बन रहा था कर, और फिर क्या है रिलेटिवली, रिलेटिवली इलास्टिक, ये 5 है। 5 है केसेस, फिर आखिरी वाला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब देखो तो इनके एक साथ नहीं लिखा। एक साथ क्या मतलब, जो ऊपर है फिर वो वैसी है, जगह नहीं थी यहाँ पर इसलिए अलग अलग लिखेंगे। उसको हमने 0 1 2 0 1 ये इन दोनों के दरमियान है। तो परफेक्टली है, और अगर 1 से बड़ा है तो परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है तो रिलेटिवली इलास्टिक, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बनाई, ये कोई डायग्राम है नहीं इकोनॉमिक्स, समझाने के लिए कि भाई इस तरह, और ये ऊपर इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, और जरा अलग कलर से भी लिख ये दिया अगर कि जीरो से छोटा होगा तो वो है रिलेटिवली इलास्टिक, हम्म। और अगर 0 से बड़ा होगा जब भी रिलेटिवली इलास्टिक। जीरो देखो, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 आएगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, और अगर 1 आएगा तो, रिलेटिवली इलास्टिक। और 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है तो, रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर इन्फिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक दोनों एक्सट्रीम है। जैसे मैंने बताया एक जगह आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे ना, आपको जहन ने लगाया, आप बैठे ही रहे, और एक जगह आप रुक ही नहीं रहे, तो ये यहाँ रुक ही नहीं रहे और यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, ये एक्सट्रीम है, और ये इन दोनों के दरमियान की सिचुएशन है। कहीं उतना ही लगा दिया, कहीं थोड़ा सा लगा दिया, कहीं उससे ज्यादा लगा दिया, समझ गए। अब आखिरी केस में आ रहे हैं, 4 डायग्राम्स हमने देखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पर पीडी का आंसर इन्फिनिटी आएगा। ये कैसे डिमांड कर बनता है, देखो सामने बना हुआ है बिल्कुल।
यूं शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता होते होते मैं पूरा परफेक्टली इस पे आ गया। परफेक्टली इलास्टिक यूं था, परफेक्टली इलास्टिक ऐसे हो गया। देख रहे हो सामने नजर भी आ रहा है स्क्रीन पर, ये होता है। अब इस केस में क्या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर, ये किस केस में होता है? जब आपके पास हर चीज की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब आप पेट्रोल स्टेशन पे गए, हर पेट्रोल स्टेशन वाला क्या कर रहा है, एक साथ लाइन से सब एक ही तरह का पेट्रोल बेच रहे हैं, सब एक ही चीज बेच रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, सर्विस वगैरह हर चीज सही है। तो क्या होगा, परफेक्ट परफेक्टली। सब्स्टिट्यूट। आप बकरा मंडी गए, एक ही तरह के बकरे मिल गए। सब्जी मंडी गए, एक ही तरह की सब्जी, बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में, सब बैठे हुए एक ही तरह। तो आप भाई जो सब एक ही प्राइस चल लेगी, कोई ज्यादा कम में क्यों देगा? क्योंकि अगर ज्यादा में देगा कोई उसके पास नहीं रहेगा, कम में देगा तो उसको प्रॉफिट नहीं देगा। तो आप ये देखो, ये मेरा पी नॉट प्राइस है। अब हल्का सा भी प्राइस ऊपर लेके जाता हूँ ना, तो क्या होगा, कोई डिमांड यहाँ मिली नहीं थी, तो मैं आउट ऑफ द मार्केट हो गया। नीचे आता हूँ थोड़ा सा इससे, तो क्या होगा मेरे पास, शॉर्टेज। नीचे आने से शॉर्टेज नहीं होगी, नीचे आने से मैं लॉस में चला जाऊँ। ये देखो, ये नीचे अगर मैं प्राइस लेकर आता हूँ लॉस में, ऊपर लेके जाता हूँ तब भी कोई डिमांड करता ही नहीं। सही है, समझ में आई बात? तो मैं नहीं बेच पाऊंगा। तो क्या होता है, ये परफेक्टली रास्ते का मार्केट प्राइस पी नॉट है। एनी अमाउंट कैन बी सोल्ड एट मार्केट प्राइस। अब क्या है कि मुझे जो भी क्वांटिटी बेचनी है ना, वो सप्लाई बढ़ा के कर सकता हूँ, और इसी मार्केट प्राइस को सुपर करना पड़ेगा। ये क्या होता है, जब कोई ब्रांड लॉयल्टी है, भाई आपसे मुझसे मार्केट में मंडी में गया हुआ, जो भी हल्का सा ऊपर नीचे करके छोड़ दूंगा। यार अगर प्राइस इज ग्रेटर देन पी नॉट, अगर प्राइस पी नॉट से ऊपर हो जाए, जैसे मैंने भी आपको बताया, नो वन विल बाय द गुड, कोई नहीं खरीदेगा हमसे। और अगर प्राइस नीचे कर दे पी नॉट से, क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ। रेवेन्यू लॉस, लॉस में चला जाए। तो ये 5 केसेस हमारे पास। अब देखो, इसको मैं जैसे इधर करके बताता हूँ। देखो 5 केसेस हमारे पास कैसे आ गए। एक था मेरे पास परफेक्टली इनइलास्टिक, नंबर 1। दूसरा आ गया रिलेटिवली इनइलास्टिक। तीसरा आ गया यूनिटरी इलास्टिक। फिर आ गया रिलेटिवली इलास्टिक। फिर आ गया परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, इन सब की डायग्राम्स हमने बना ली। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कैसे डिमांड कर बना था, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से कर लेता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है, ये मेरा डिमांड कर। नंबर सेकंड पर आ जाता हूँ। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये कैसे बनता है, ये देखो वो परफेक्ट यूं था, अब ये थोड़ा सा ऐसे करके बन गया है। समझ गया, थोड़ा सा टिल्ट होके बन गया। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट केस क्या था, हमने पढ़ा था कि यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या हो जाएगा भाई, ये थोड़ा सा इसमें है कि इसमें मेरे पास यूं कर बन रहा होता है, तो इसमें ये चीज आपने देखी। फिर मेरे पास अगला केस क्या था, रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, अब देखो क्या शुरू हुआ था, यूं, थोड़ा सा यूं, और यूं हो जाएगा। समझ में आ गई कहाँ है? या इस डायग्राम को आप चाहो तो और वो कर लो, और फ्लैटर कर दो ताकि और इलास्टिक हो जाए। ये केस हो गया। लास्ट केस हमारे पास क्या था, एक्सेप्टली। परफेक्टली इलास्टिक। इसकी लाइन कैसे थी? ठीक है भाई, ये हमारे पास पांचों डायग्राम था। यू करते 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 सीधी है।
सही है, समझ में आ गया। चलो, वापस आओ। पांचों डायग्राम हो गए। अब अगली बात कर रहे हैं, कह रहा है अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो, जो इस तरह से चल रहा हो हमारे पास, यहाँ से कनेक्टेड होता है दोनों तरफ से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, तो इस पे इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। ये जो भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा ना, जो इस तरह से आपके पास आ रहा होगा, यहाँ से कनेक्टेड है और इधर, तो इस पर इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में भी सवाल आ जाता है। इलास्टिसिटी वो पूछेगा भाई इस पे इलास्टिसिटी क्या है, तो आप बोलोगे इलास्टिसिटी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। जब प्राइस पी नॉट है सबसे ऊपर, तो यहाँ परफेक्टली इलास्टिक होगा, इन्फिनिटी होगा परफेक्टली। पांच केसेस पड़े हैं ना, परफेक्टली इलास्टिक वाला होगा जब प्राइस ये होगी। जैसे लोग जैसे, ले रहे हैं, हाँ, लोग ले रहे हैं। वैसे जैसे 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 क्या होगा, प्राइस थोड़ा गिरना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा आपका पीडी इन्फिनिटी और वन के दरमियान हो जाएगी। ये क्या हो गया, रिलेटिवली इलास्टिक हो गया। वो जो हमने डायग्राम पढ़ी हुई है ना, हमने क्या पढ़ा था डायग्राम में, डायग्राम आपको बल्कि दिखा देता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक ये रहा, रिलेटिवली इलास्टिक ये रहा, फिर यूनिटरी है, फिर यूं, इसी बैकवर्ड ऑर्डर में हम आएंगे। अभी आंसर आपका परफेक्टली इलास्टिक है, फिर ये होगा, फिर ये और ये। परफेक्टली इलास्टिक यानी जीरो, जीरो से नीचे और जीरो। कौन सी? परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक तो जीरो है। जीरो, हाँ। और जीरो से ऊपर रिलेटिवली इलास्टिक, हाँ, और वन और से वन छोटा। तक, वन से छोटा नहीं, वन तक, हाँ, वन या वन से बड़ा यूनिटरी इलास्टिक, वन सिर्फ यूनिटरी इलास्टिक है, सिर्फ वन। और वन से बड़ा और इससे पीछे हाँ, रिलेटिवली इन्फिनिटी इलास्टिक, इन्फिनिटी से पीछे। इन्फिनिटी से नीचे। सही है। और उसमें और फिर इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो कि मेरा आंसर जब भी ये आ रहा है, पी नॉट है प्राइस हाईएस्ट, तो पी डी मेरा इन्फिनिटी आएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये जो उसके बाद नीचे आऊंगा मैं, तो मेरा आंसर क्या हो गया, रिलेटिवली इलास्टिक हो गया आंसर मेरा। देखो इन्फिनिटी और वन के दरमियान, जब ये सेंटर पे मैं पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ मेरा पी डी वन के बराबर हो, ये यूनिटरी इलास्टिक है। और फिर उसके नीचे आऊंगा तो फिर मेरी इलास्टिसिटी और कम होती जाएगी, तो पी डी मेरा वन और जीरो के दरमियान। और जब बिल्कुल जीरो पे आ जाऊंगा, तो पीडी आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका पीडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये आपने याद रखना है कि पीडी डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट्स पे। इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक से शुरू होते हुए परफेक्टली इन इलास्टिक पे गया। बस जो ऑर्डर पढ़ा था हमने यूं, अभी रिवर्स ऑर्डर में चल समझ में आ गई बात आपको, ये आपने याद रखा। अगली बात वो आपसे कह रहा है क्या फैक्टर्स हैं जो पीडी को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों के फैक्टर्स पढ़े हैं ना, इन्फिनिटी को, पीईडी को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि भाई इलास्टिक ज्यादा होगी कम इलास्टिक होगी, क्या होगा, वो क्या फैक्टर होगा, उन फैक्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास लिखा हुआ है। देखो ये बात बताएगा कि भाई क्या वजह है कि एक प्रोडक्ट ज्यादा इलास्टिक है एक कम है, ऐसा क्यों है। मतलब ऐसा क्यों है कि एक प्रोडक्ट में थोड़ा सा प्राइस चेंज करो बहुत ज्यादा क्वांटिटी चेंज हो जाती है, एक में बहुत ज्यादा से प्राइस चेंज करो क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा क्यों है, उसके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले कहते हैं नंबर एंड क्लोजनेस ऑफ सब्सिट्यूट। मसलन क्या, अब ये बात समझ में आई। कह रहा है हाइयर द नंबर एंड क्लोजनेस, जितना ज्यादा नंबर होगा और क्लोजनेस होगी। मसलन ये पेन मैं बना रहा हूँ ना, ये पेन बना रहा हूँ, अगर 10 कंपनी और पेन बनाने वाली आ जाए, तो क्या होगा, मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। 20 और आ जाए, कंपटीशन बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी तरह का पेन बनाते तो क्लोजनेस भी बढ़ जाएगी। पेन बना रहे हो किसी और टाइप का, कोई मोटा बना रहा है, कोई पतला बना रहा है, कोई किस तरह बना रहा है, कोई साइज में जिसका बड़ा ही है, लेकिन इसी तरह का बनाने लग जाए, तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। वरना तो मैं बोलूंगा ना यार वो कोई और चीज दे रहा है, ये मैं कोई और चीज दे रहा हूँ, फलाना फलाना ही 10 कहानियां कर सकता हूँ। तो अगर नंबर भी बढ़ जाए और क्लोजनेस भी बढ़ जाए, तो क्या होगा, हाइयर द पीईडी, पीईडी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्सिट्यूट्स बढ़ गए मार्केट में कस्टमर के पास। अब आप आ रहे हो, आपको पता है कि यार मैं सिर्फ ये नहीं बेच रहा हूँ, 20 लोग और बेच रहे हैं और सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ाऊंगा, आप उनके पास चले जाओगे नहीं चले जाओगे, चलिए। चले जाओगे। और अगर मैं अकेला हूँ, मैं प्राइस, या एक बंदा और है वो कहीं दूर है, मैं यहाँ नॉर्थ नाजिबाबाद में, वो गुलशन में बैठा हुआ है, तो अगर मैं प्राइस बढ़ाता रहूंगा, तो एक हद तक तो आप मुझसे ही लेते रहोगे। हाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी, फिर आप गुलशन जाओगे, है ना।
तो जब कॉम्पिटिटर्स कम होंगे तो क्या होगा, इलास्टिसिटी कम होगी, और जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे तो इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों, कस्टमर के पास ऑप्शन हो गए ज्यादा, यही बात बता रहा है पहला चैप्टर। कह रहे हैं अगर नंबर ज्यादा हो और क्लोजनेस भी ज्यादा हो, ज्यादा लोग बेच रहे हैं, ज्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होंगे, और क्लोज सब्सटीट्यूट्स, जैसे पेप्सी एंड कोक आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स, पेप्सी एंड सेवन अप आर नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट, एक ब्लैक एक व्हाइट। मेरिंडा एंड फांटा आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स, बट मेरिंडा एंड स्प्राइट दे आर नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट। ठीक है, दे आर सब्सटीट्यूट्स बट दे आर नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट। ये बात समझ में आ गई आपको? तो जितनी क्लोजनेस ज्यादा होगी और जितने नंबर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, पीडी उतनी ज्यादा होगी। अब कह रहे हैं नैरोवर द डेफिनेशन द मोर इन इलास्टिक द डिमांड। क्या हुआ, मिसाल के तौर पर आपके पास, आपने कहा कि मुझे चाहिए सिर्फ कोला, मैं ब्लैक पीऊंगा, ऑप्शन कम होगा, नैरोवर हो गई आपकी बात, जो आप कहना चाह रहे हो, ड्रिंक, ड्रिंक कोई नहीं, सिर्फ पेप्सी, पेप्सी एंड कोक, सिर्फ पेप्सी एंड कोक आप बोलते हो यार, ब्लैक पीना है, एक पेप्सी एंड कोक चाहिए। अब देखो उससे क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी आपकी, क्यों, आपके पास ऑप्शन कम हो गए, ऑप्शन कम हो गए, ठीक है, ऑप्शन कम हो गए। अब क्या हुआ, मसलन आपने कहा यार मैं इसके अलावा तो कुछ नहीं कर, बस यही चाहिए मुझे, तो अब ऑप्शन कम हो गए। लेकिन आपने कहा यार कोई भी कोल्ड ड्रिंक आ जाए, सॉफ्ट ड्रिंक है, कुछ भी मिल जाए, इतने सारे ऑप्शंस खुल गए आपके पास। जब ऑप्शन खुल गए, किसी भी एक की प्राइस बढ़ी तो आप आराम से दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। 3 स्कूल हैं, कम ऑप्शन है, 10 स्कूल अगर ज्यादा ऑप्शन है, एक बंदा इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कम ऑप्शन, दो पढ़ा रहे हैं और 10 पढ़ा रहे हैं और ऑप्शन पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो क्या हुआ, हमने क्या बात पढ़ी, ब्रॉडर डेफिनेशन हो जाएगी, ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे, ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी। नैरोवर डेफिनेशन हो जाएगी, ऑप्शन लिमिट हो गए, ऑप्शन लिमिट हो गए तो आपके पास क्या हो रहा है, इन इलास्टिक डिमांड। इसी तरह जब आपके सब्स्टिट्यूट और क्लोजनेस बढ़ रही होंगी, है ना, तो उसमें भी आपके पास क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी बढ़ रही। नंबर वन हो गया, नंबर वन क्या पॉइंट हो गया, नंबर एंड क्लोजनेस जब ये बढ़ जाएगा तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, और जब ये कम हो जाएगा तो इलास्टिक कम हो जाएगी। अभी बोले इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, क्या लिखा हुआ है, पोर्शन ऑफ इनकम। इनकम स्पेंड, इसमें बात समझो। अगर मेरी इनकम का, देखो अगर तुम माचिस का डिब्बा खरीद रहे हो 5 रुपए का, 10 रुपए का हो गया, तुम्हें कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा उससे? तुमने आईफोन खरीदा 1.5 लाख का, अब वो 2 लाख का हो गया, फर्क पड़ेगा? पड़ जाएगा 50,000 का फर्क। हालांकि माचिस का डब्बा 5 रुपए से 10 रुपए 100% प्राइस में राइज है, और इसमें तो 100% प्राइस में राइज नहीं बल्कि हाफ प्राइस में भी राइज थी, लेकिन आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम का एक बड़ा प्रोपोर्शन वहां जा रहा है। अच्छा, ये बात हो गई। इसी तरह हमें क्या बता रहे हैं, कह रहा है अगर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड हो रहा है किसी चीज में, तो स्मॉल चेंज आएगा प्राइस में, लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा, स्मॉल चेंज आएगा प्राइस में, लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपके पास आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि भाई हमने कहा अगर मेरी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है, जैसे आईफोन, आईफोन थोड़े से प्राइस चेंज कर रहे हैं भाई, 1.5 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख पे ले गया, 1.5 लाख से 2 लाख पे ले गया। अब क्या हुआ, 2 लाख पर लेके गया तो थोड़ा सा परसेंट राइज हुआ, है ना भाई, हम परसेंटेज अगर निकाल लें तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि भाई देखो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करता हूँ, 50,000 से राइज हुआ मेरे पास, और 1.5 लाख की इनिशियल टाइम, तकरीबन 33.33% मेरे पास आ रहा है। और मैच बॉक्स के केस में मेरे पास डबल से प्राइस राइज हो रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा शो कहाँ करूँगा, जहाँ 0.33 से नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि वो मेरी इनकम का ज़्यादा प्रोपोर्शन। तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम किसी चीज़ में लगती है तो स्मॉल चेंज आता है प्राइस, स्मॉल चेंज इन प्राइस होता है, लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आता है, तो इलास्टिक, इलास्टिक आपकी क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, मोर इलास्टिक। इसी के वाइस वर्सा कर लो, अगर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड हुआ किसी चीज़ में, इलास्टिसिटी कम होगी। हो सकता है आप माचिस के पहले 10 डब्बे लगते आप 9 ले आओ, 8 ले आओ, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप आधे कर दो। तो इसमें क्या बता रहा है, कह रहे हैं अगर सॉल्ट मैच बॉक्स वगैरह छोटे छोटे सस्ते आइटम लिए, कंज्यूम्स स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम, या आपके इनकम का स्मॉल पोर्शन लेता है, तो आपकी मोर इन इलास्टिक डिमांड आपके पास हो जाती है, डिमांड आपकी मोर इन इलास्टिक हो जाती है। समझ में आ गई? दूसरी बात हमने पढ़ ली, क्या पढ़ी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। कि अगर मेरी इनकम का ज्यादा हिस्सा जा रहा है
तो इलास्टिक है इन इलास्टिक है, इलास्टिक। ज्यादा हिस्सा जा रहा है। आईफोन वाला केस, डिमांड क्या थी मेरे पास, इलास्टिक। और अगर इनकम का कम हिस्सा जा रहा है तो इन इलास्टिक। क्यों भाई, मुझे इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा, उल्टा है। फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना भाई। जब प्राइस बढ़ती चली जा रही है, आपको कोई फर्क पड़ रहा है मैच बॉक्स से ज्यादा? नहीं पड़ रहा ना, तो आप इतना ज्यादा फर्क नहीं लाओगे अपनी क्वांटिटी डिमांड। लेकिन आईफोन में फर्क आ गया, एक्सपेंसिव वॉच में फर्क आ गया। तो पहला हमने क्या बात पढ़ ली थी, नंबर एंड क्लोजनेस ऑफ सिस्टम। दूसरी बात क्या पढ़ी, मोशन ऑफ इनकम। तीसरी बात में आ गया टाइम पीरियड इनवॉल्व। अच्छा, ये क्या बात बता रहे हैं, इसको समझो। मिसाल के तौर पर आपकी कल शादी है और आज आपको शेरवानी लेने जाना है। अब आप क्या करोगे कि जिस भी रेट में प्राइस मिल जाएगी, जिस भी प्राइस में मिल जाएगी शेरवानी, वो ले लोगे, या बोलोगे नहीं यार अभी आराम से देखते रहो, कोई मसला नहीं है, बहुत टाइम है, इस रेट में मिलेगी। लेंगे ले लोगे। तो आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे क्वांटिटी डिमांड को, कोई जो चीज़ें चाहिए लेनी है। तो आपका रिस्पॉन्स कम हो गया प्राइस चेंज के हिसाब से, है ना, क्योंकि आप तो ले रहे हो आपने सोचा। अब क्या होता है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपका रिस्पॉन्स कम है, रिस्पॉन्स कम है तो इलास्टिसिटी भी कम है। अगर टाइम बहुत ज़्यादा है, 6 महीने, आराम से आप देख लोगे, 3 घंटे से करते हो। तो अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो रिस्पॉन्स भी ज़्यादा है, और रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है। ये देखो क्या कह रहे हैं, लॉन्गर द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, अगर ज़्यादा टाइम पीरियड है, मोर इलास्टिक विल बी द डिमांड, ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों? नंबर वन, आप सब्स्टिट्यूट फाइंड कर सकते हो। आपने बोला तारिक रोड की मार्केट ठीक नहीं है, मैं कहीं और चला जाता हूँ, हैदरी चला जाता हूँ, गुलशन चला जाता हूँ, आप सब्स्टिट्यूट फाइंड कर सकते हो। लेकिन आज आप कल आपकी रुखसती है, निकाह है, आज आपको चाहिए चाहिए, सब्स्टिट्यूट फाइंड नहीं कर सकते। दूसरा, इजियर टू स्विच टू कंजम्पशन ऑफ अ न्यू बुक, या आप कोई और सोच सकते हो यार, कुछ और देख लेते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है, अच्छी यही बात, समझ लो क्या कह रहे हैं। देयर फॉर डिमांड टेंस टू बी प्राइस इन इलास्टिक इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में डिमांड इन इलास्टिक ही होती है, एंड इलास्टिक इन द लॉन्ग, लॉन्ग रन में इलास्टिक होती है। सही है? तो ये हमने तीन बातें पढ़ी कि जिन पे हम देख रहे होते हैं कि इलास्टिसिटी ज्यादा है या कम। जैसे हमने पहले पढ़ा नंबर एंड क्लोजनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, क्लोजनेस ज्यादा होगी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। दूसरा हमने बात क्या पढ़ी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, ज्यादा इनकम का हिस्सा जाएगा ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, ज्यादा इलास्टिक, कम जाएगा कम रिस्पॉन्स है, कम इलास्टिक। तीसरी बात पढ़ी टाइम पीरियड, अगर बहुत ज्यादा टाइम है इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, कम टाइम है तो इलास्टिसिटी। चौथा फैक्टर, नेचर ऑफ द गुड, अगर हैबिट फॉर्मिंग गुड है, जैसे सिगरेट अल्कोहल वगैरह आदत लग गई, भाई पान खाना ही खाना है, अब आप कुछ भी कर लो, उससे पान खाना है, तो अब क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड है, प्राइस बढ़ती चली जा रही है, आप डिमांड में कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं दिखा रहे हो, क्वान्टिटी डिमांड हल्की फुल्की चेंज होगी। भाई सिगरेट की प्राइस डबल हो गई, एक बंदा लगा रहा था 20 सुट्टे, अब क्या किया उसने, 15-16 पर आ गया। भाई हालांकि उसको कम करना चाहिए था, और उससे अगर आधे से प्राइस बढ़ गई 50%, तो 50% से अपनी क्वान्टिटी डिमांड कम करता नहीं करता। क्यों? क्या चीज़ है ये, हैबिट हैबिट फॉर्मेशन। फॉर्मिंग। तो रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं दिखा रहा, इन इलास्टिक डिमांड है। एग्जाम्पल दे दी सिगरेट अल्कोहल। चौथा केस आ गया, पांचवा केस, नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी। नेसेसिटी है, इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल है। तो मिसाल के तौर पर अभी हमने जो बात पढ़ी थी कि डबल रोटी वगैरह की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स दे पाओगे क्वांटिटी डिमांड में? नहीं, आपने तो लेनी है ना भाई। आप हो सकता है थोड़ी बहुत कंजम्पशन, पहले बड़ा पैकेट लेते थे अब छोटा लेने लगे, लेकिन आपने तो लेनी है। तो क्या हो जाएगा, नेसेसिटी है तो इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल है, इन इलास्टिक डिमांड। लग्जरी में क्या इलास्टिक डिमांड, लग्जरी फॉरन छोड़ दोगे भाई, जरूरी नहीं है। छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट आपके पास है एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, ब्रांड लॉयल्टी। अगर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की गई और ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड कर ली, अगर एक आदमी ब्रांड लॉयल है तो वो आपको छोड़ के जाएगा? आप प्राइस बढ़ाते भी रहोगे वो आपसे खरीदता रहेगा। समझ में आ गई बात? कि हमारे पास ये छठा इलास्टिक। पॉइंट आ गया। समझ में आ गया? तो हमने क्या 6 पॉइंट्स पढ़ ली, पहले क्या पढ़ लिया, नंबर है क्लोजनेस ऑफ सिस्टम। सब्सिट्यूट। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम।
तीसरा टाइम पीरियड इन्वॉल्व, नेचर ऑफ द गुड, नेसेसरी नेसेसिटी, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। ये हमने इसके बारे में बात करी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये पीडी क्यों मालूम करते हैं हम? कह रहे हैं भाई नॉलेज ऑफ पीडी कैन बी यूज टू एक्सेस टू असेस द इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर सेल्स रेवेन्यू फॉलोइंग चेंज इन प्राइस। हम, मैं कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं देखना चाहूंगा कि यार अगर मैं प्राइस आगे नीचे करता हूँ, ऊपर नीचे करता हूँ, तो कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर कंज्यूमर थोड़ा सा प्राइस कम करने से बहुत ज़्यादा आ जाता है तो मैं प्राइस कम कर दूँ। और मुझे पता है कि मैं अकेला हूँ मार्केट में, यार लोग मुझसे खरीदेंगे तो मैं प्राइस बढ़ाता रहूँ, तो फायदा होगा, लोग क्योंकि छोड़ेंगे नहीं मुझे, है ना, ब्रांड लॉयल। तो ये हमें हेल्प करता है प्राइस डिटरमिनेंट। रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस मल्टीप्लाई में। ये 10 पेन है, हर पेन 10 रुपए का। मैंने कहा आपने 10 रुपये 10 बेचे, कितने पैसे कमा लिए? तो आप बोलोगे यार 10 पेन है, कितने के बेचे? 10 रुपए के। मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 100। सही है? सही है बात। अगली बात एग्जाम्पल बता रहे हैं, कह रहे हैं एक साहब हैं वो लैपटॉप बेच रहे हैं। पहले क्या प्राइस थी उनकी? 700, अब कितनी हो गई? 650। अब प्राइस गिर गई, तो बताओ क्वांटिटी को बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? क्वांटिटी डिमांड पकड़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, प्राइस गिर गई क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। देखो सामने नजर दिया, क्वांटिटी थी पहले 5,000, अब कितनी हो गई? 55। 5,000, 500 से बढ़ गई। अब कह रहे टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 3.5 मिलियन। ज्यादा है भाई, तो ज्यादा है और करीब। 3.5 मिलियन में लिखा हुआ है ना, मिलियन से। टोटल रेवेन्यू दूसरे वाले में कैसे आएगा? 650 को 5,500 से मल्टीप्लाई किया, 3.575 मिलियन। अब 3.50 बढ़ा है, 3.57 बढ़ा है? 357, ये बढ़ा है ना, ये रेवेन्यू मेरा बढ़ गया, और नीचे लिखा हुआ है 7,500 से रेवेन्यू बढ़ गया। डिफरेंस निकाल लिया, 3.575 माइनस 3.5, नहीं फायदा में उसमें हो रहा है, कम करने में। कम करने में हो रहा है। अभी आपको पता चल गया ना, अब आप प्राइस कम कर दोगे। आपने कहा यार इलास्टिसिटी से ये फायदा आपको हो गया, पता चलिए। अगर नुकसान हो रहा था तो हम नहीं करें, ये आपको फायदा हो गया। प्राइस, ये जो कंपनी बड़ी बड़ी करती है प्राइसिंग की, ऐसे थोड़ी करती तुक्के में कर दिया, पूरी कैलकुलेशन होती है फिर करते हैं। अब देखो पीडी का फॉर्मूला क्या पड़ा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। 5,500 न्यू वैल्यू आ गई, और ये ओल्ड वैल्यू है, वही जो आपको बताया, न्यू वैल्यू माइनस डिवाइड बाय न्यू वैल्यू 5,500, ओल्ड वैल्यू 5,000 डिवाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय। फिर ये नीचे आ जाओ, ये भी वही न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू। आंसर आ गया आपके पास, ठीक है भाई, ये आंसर आ गया। अब क्या हुआ? 10% डिवाइड बाय -7.14%, आंसर आ गया 1.4। -1.4 था, नेगेटिव साइन रिलेशनशिप बताता है, और ये इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। अब 1.4 आंसर आ गया मेरे पास, 1 से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है। क्या आंसर, क्या इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कौन सी टाइप की इलास्टिसिटी है? 5 केसेस हमने पढ़ा था, 1.4 आंसर आ गया। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक, क्योंकि इन इलास्टिक तो कम इलास्टिसिटी है, तो 1 से बड़ा, ठीक है शाबाश। अभी क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है दिस मीन्स, ये क्या बता रहा है? पीडी फॉर लेस लैपटॉप इज प्राइस इलास्टिक, ये पता चल गया। हेंस fall in price causes a relatively larger increase in quantity demand, ये आपको नजर के ऊपर आ गया था। सो सेल्स रेवेन्यू शुड इंक्रीज, तो सेल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, जो हमारा ऊपर बढ़ भी गया था, हमने देखा था 7,500 से बढ़ रहा था। गिवन दैट द डिमांड फॉर लैपटॉप इज प्राइस इलास्टिक, और आपको पता चल गया कि लैपटॉप की डिमांड प्राइस इलास्टिक है। रिडक्शन इन प्राइस वॉज अ सेंसिबल बिजनेस डिसीजन, तो प्राइस को नीचे करना एक अच्छा सेंसिबल बिजनेस डिसीजन है। देयरफॉर it can be seen that knowledge of PD can inform firms about their pricing strategy in order to maximize sales revenue.
तो बता सकती है फर्म्स को कि भाई क्या सेल्स रखो अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के। अब ये बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन पीडी एंड सेल्स रेवेन्यू, किन केसेस में प्राइस बढ़ानी चाहिए, किन केसेस में प्राइस कम करना चाहिए। आसान सी बात है। देखो जब मेरी डिमांड इन इलास्टिक है ना, तो मतलब ये होगा कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है। या ये हो सकता है कंज्यूमर मेरे से ब्रांड लॉयल है, कुछ भी ऐसा कोई मेरे लिए फायदा है, तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा क्योंकि कंज्यूमर तो मुझे नहीं छोड़ेगा। और अगर मेरी डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस और कम करेंगे। कम करूंगा ताकि एकदम से लोग मेरे पास आ जाए। यही बात है, प्राइस चेंज कह रहा है, कह रहा है प्राइस को बढ़ा दो। किस केस में? जब प्राइस बढ़ाओगे और इन इलास्टिक डिमांड होगी तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यूनिटरी में तो कोई फर्क नहीं आना, चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो, इन दोनों में हमने देखना है। इन इलास्टिक में रेवेन्यू बढ़ेगा, इलास्टिक में रेवेन्यू गिरेगा। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस करूंगा, अगर इन इलास्टिक डिमांड है लोग आते रहेंगे मेरे पास, तो मेन्यू बढ़ता रहेगा। इलास्टिक है छोड़ के भाग जाएंगे फौरन, जी। ऑप्शन होंगे वो बोलेंगे चलो भाई निकलो। समझ गए बात को? और अगर प्राइस कम कर दी तो इन इलास्टिक में तो रेवेन्यू फॉल हो जाएगा। क्यों फॉल होगा भाई? प्राइस कम करी, लोग तो उतना ही खरीदने तक ही ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ रेवेन्यू राइज हो जाएगा, यहाँ एकदम से लोग आ जाएंगे मतलब अपने पैसे कम भी करेंगे, रिड्यूस प्राइस में ताकि कस्टमर बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। कोई बढ़ेंगे नहीं, रेवेन्यू फॉर्म। अगर अगर तो मेरी डिमांड इलास्टिक है, ये मैंने कैलकुलेशन कर ली ना, डिमांड इलास्टिक है तो लोग आएंगे। और अगर इन इलास्टिक है तो प्राइस कम नहीं करूंगा, बढ़ाऊंगा। मैं बोलूंगा बढ़ाओ अभी तो लोग आएंगे ही आएंगे मेरे पास। सही है। ये हमारे पास यहाँ तक इसकी कहानी है। अच्छा।